हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो देखिए, आज थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करी गई, कैसे हमारे जो कई सब्जेक्ट्स अलग अलग थे वो जाकर एक में मिल गए। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं इस चीज को पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ये तो बहुत बात की कॉन्सेप्ट है। शुरुआत ऐसी हुई कि लोगों ने ये देखा कि एम्बर को अगर किसी कैट्स फर या हमारे वूल से रब किया जाता है तो वो लाइट पीसेस ऑफ स्ट्रॉस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले फेनोमेना को एक साथ ग्रुपिंग करके और फिर उनकी स्टडी करना चालू करी। तो यानी कि वहां पर एक सब्जेक्ट बना और वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये सब बना। या फिर यहाँ पर इसी में आगे और बना जाकर इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब पूरा रिलेटेड था वो। ठीक है, तो एक डोमेन हो गया हमारा जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और एक हो गया जहां पर हम लोग प्योरली मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि मैग्नेटिज्म। जो भी किसी भी तरीके का हम लोग बात कर रहे हैं तो मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या मैग्नेटिज्म है किसी चीज पे, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इन सब के बारे में बात हो रही है। दो अलग सब्जेक्ट थे, साथ ही में एक और सब्जेक्ट था लाइट। ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग थे। लोग इसकी अलग स्टडी कर रहे थे, इसकी अलग स्टडी कर रहे थे, इसकी अलग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि जो ये है इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे हम लोग, जैसे कि करंट है, करंट में ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि एक छोटी सी कंपास थी, मैग्नेटिक निडल, वो अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रही थी, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर। तो ऑरस्टेड ने ये देखा कि करंट की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक तरफा रिलेशन यहां पर मिल गया। फिर उसके बाद हमारे जो थे फराडे, उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि क्या हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस को जब हम लोग ने देखा, तो ये देखा जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंड्यूस करता है हमारे ईएमएफ को, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग ने एक तरीके से रिलेशंस देखे कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होता है, चेंजिंग फ्लक्स, उससे ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। ये चीज पता चली। ठीक है, तो अगर आपके क्लास 12 के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊं थोड़ा सा आपको, आपके दिमाग में इमेज बनाने के लिए, जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग पढ़ा, उसके बाद थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, फिर फोर्थ चैप्टर में देखा कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ में एज अ सेपरेट सब्जेक्ट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद चैप्टर 6 में ये पढ़ा कि देखो, फोर्थ में ये था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और सिक्स्थ में पढ़ा हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सही नाम होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है हमारा। फिर हम लोग ने यहाँ पर एक टाइम वेरिंग करंट को पढ़ा, जिसको कि अल्टरनेटिंग करंट कह रहे थे। तो अब जाकर, अब देखिए, यहाँ पर चीजें अलग अलग थी। अब यहाँ पर जाके चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाया गया अलोंग विद लाइट। लाइट को भी अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जा रहा था, जिसमें कि चीजें ऐसे पढ़ी जा रही थी, जैसे लेंस के बारे में स्टडी की जा रही थी, मिरर्स के बारे में स्टडी करी जा रही थी, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इस तरीके के जो फिनोमेना थे लाइट के, इन सबको स्टडी करी जा रही थी। बट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि लाइट बनी कैसे, तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, इसको भी लेकर बहुत ढेर सारे प्रिडिक्शंस किए गए। ठीक है, क्लियर। रेने डिस्कार्ट ने कहा कि ये जो लाइट है वो
पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी लाइट की। न्यूटन ने भी वही चीज मानी थी और उससे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी सरफेस से, इसको, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी किसने? न्यूटन ने और रेने डिस्कार्ट ने, बाय यूजिंग द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट को पहले पार्टिकल मानते थे। फिर हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी, जिसको कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर 10th में पढ़ेंगे, 9th में तो रे ऑप्टिक्स है, 10th में पढ़ेंगे, तो वहां पर हाइगन वेव थ्योरी आती है। ठीक है, हाइगन वेव थ्योरी से ये समझ पे आया कि जो लाइट है वो वेव की तरह है, पार्टिकल नहीं है। ठीक है, हाइगन वेव थ्योरी से ये निकल कर आया कि जो लाइट है वो वेव है, पार्टिकल नहीं है। फिर भी ये था कि जो लाइट है उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, लोग ये मानते थे कि लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, बट मैक्सवेल ने क्या किया, जब ये दिखाया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तरीके का क्या है, उन दोनों की एक जुगलबंदी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, जिसकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो लाइट है वो एक तरीके की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने फॉर्मुलेशन किया। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स थे, मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन दोनों को मिलाया, और उन दोनों को मिलाकर फिर इन्होंने क्या किया, कुछ इक्वेशंस पे मॉडिफिकेशन किया। ओके, मॉडिफिकेशन करने के बाद ये निकाला, उन इक्वेशन जो इस पे इक्वेशंस होती हैं, इनकी जो इक्वेशंस होती हैं जो आपने पढ़ रखी हैं पहले से ही, चैप्टर 1, 2 में, 4 में, और फिर इस पे 6th में, ये जो सारी इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं, उनकी हेल्प से, उन्हीं का यूज करके उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करी। क्या फाइंड करी? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट कुछ इतना निकल कर आई इन वैक्यूम। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इतना निकल कर आई। तो ये जो इन्होंने थ्योरेटिकल, यानी कि एक थ्योरी डेवलप करते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया, और ये वैल्यू सी निकाल दी। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी ही निकल कर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो इनका मैक्सवेल का, ठीक है, मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल जो थे, इनका जो प्रिडिक्शन था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सही यहाँ पर बैठ रहा था। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और ये कब कहा? जब उन्होंने ये देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आ रही है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल कर आ रही है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल कर आ रही थी, जो इन्होंने यहाँ से प्रिडिक्शन किया था, वो हमारी लाइट की स्पीड के बराबर निकल कर आ रही थी। तो इस तरीके से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब एक ही चीज के अंडर आने लगे। और मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन और लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन और लॉरेंट्ज फोर्स की जो इक्वेशन होती है, इसकी हेल्प से जितना भी आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन और लॉरेंट्ज फोर्स की हेल्प से। बात समझ पे आई? तो हमें यहीं तक पहुंचना है, यहीं तक चीजों को देखना है कि कैसे हुआ ये, क्या क्या उन्होंने जो रीजंस थे, रीजनिंग उन्होंने लगाई, कौन कौन से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स का यूज किया, किस तरीके से किया। इसी सब चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे वो सब्जेक्ट्स जो हमारे अलग अलग थे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसको इन्होंने यूनिफाई कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इस तरीके से उन्होंने चीजों को यूनिफाई कर दिया। ओके, समझ गए? तो यहां पर हमें 8th चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ना है कि कैसे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंचेंगे। फिर ये हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ही चीज बनी हुई है ये, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरीके की हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या बिहेवियर होता है, और कितने तरीके की जो मतलब जितने भी तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको अगर हम अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज करें। तो वो सब आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे ओरिजिनेशन होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इन सबको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। और अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से ही यहाँ पर इतना ढेर सारा मॉडिफिकेशन हो पाया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन आज, और इसका बाकी का पोर्शन जो इसके और पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग
अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अब स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का चैप्टर एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो अभी तक पढ़ाया है उसको डिस्कस किया है, ताकि चीजें आप जो पढ़ रहे हैं वो कनेक्टेड रहे, एज अ सेपरेट मत पढ़े, क्योंकि जब उन्होंने मेहनत करी है इतने बड़े सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए, तो क्या आप अपने चैप्टर जो है उनको नहीं कंबाइन करके पढ़ सकते? कर सकते हैं ना, इससे आसानी होती है पढ़ने में। ओके, तो इस वजह से इस तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, ताकि चीजें अलग अलग ना रहे, आपको लगे कि हाँ ये इंटर रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसके इंट्रोडक्शन में। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर सोर्सेस, चार्ज एंड करंट डेंसिटीज। ठीक है, इन सब की हेल्प लगती है मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखने में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, चार मैक्सवेल्स इक्वेशन होती हैं। इन मैक्सवेल्स इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, उनके सोर्सेज की बात होती है, चार्ज की बात होती है, करंट डेंसिटीज की बात होती है। तो यानी मैंने जैसे कहा कि जो चीजें हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, फोर्थ चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, सिक्स चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, उन सब ही को यहाँ पर इन चार इक्वेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उन सारे फिनोमेना को इन चार इक्वेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, अलोंग विद लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। ओके, तो मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया, देखो, या एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और इतने बड़े डेवलपमेंट का कारण बनता है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन उनका ये था कि मैक्सवेल्स का जो प्रिडिक्शन था वो ये था कि देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट्स इन स्पेस। ये तो उनका प्रेडिक्शन था। क्वेश्चन ये था उनका कि देखो, अगर हमारी मान लीजिए इस तरीके से एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि उस करंट की वजह से, उस करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर एक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म नहीं दे सकती? जैसे कि हम लोग ने देखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी किसको जन्म दे रही थी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस केस में डी फाइव बाई डी टी माइनस एन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ। वोल्टेज को यहाँ से वोल्टेज निकल कर आ रहा था ना, इसी को जब थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है तो ये भी निकल कर आती है इसी चीज। यहीं से एक बात ये भी निकल कर आती है कि जो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, यहाँ ये तो ईएमएफ है, ये तो ईएमएफ है, एक तरीके से वोल्टेज है। ये क्या है? ये वोल्टेज है, एक तरीके से ईएमएफ वोल्टेज है। और यहाँ जो चेंजिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। ठीक है, ये जो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। और इससे ये बात बताई कि जो ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस पर अगर हम लोग गौर से देखें तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। तो उनका क्वेश्चन ये था, ये उन्होंने देखा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ये चीज बात निकल कर आ रही थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका क्वेश्चन ये था कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म नहीं दे सकती? ये इनका क्वेश्चन था। और इसके आंसर को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंसीडर किया कैपेसिटर। क्या किया? एक कैपेसिटर उन्होंने चूज किया, और उस कैपेसिटर में थोड़ा सा जो मैग्नेट एम्पियर सर्कुलर लॉ उसको अप्लाई करने की कोशिश करी, और फिर देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो रहा है। एक जगह पर तो लग रहा है और दूसरी जगह पर नहीं लग रहा है, और उसके बाद फिर चीजों को उन्होंने निकाला। ठीक है, तो कैसे निकाला, आइए अब उसको देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को यहाँ पर हैंडल किया। वो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन है, और उसी का आंसर अब हम लोग को निकालना है कि वो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये बात क्लियर है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है।
अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगी, ये हमें पता करना है। ओके, तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने कुछ और भी चीजें प्रिडिक्ट करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी कि जो लाइट है वो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये चीज निकाली थी उन्होंने, वही कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल्स का जो वर्क था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट, इन तीनों को एक साथ एक ही सब्जेक्ट में पिरो दिया था। ठीक है, और फिर आगे चलकर इन्होंने तो ये कुछ 1831 के आसपास से, ऐसा कुछ, ये डेट मुझे अच्छे से याद नहीं, यहाँ पर 1879 के बीच में ऐसा कुछ, मतलब इस रेंज पे मान सकते हैं आप, इस रेंज में कुछ उन्होंने अपने ये सारे वर्क किए थे। ओके, और फिर हर्ट्ज ने 1885 में एक्सपेरिमेंटली इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच में एग्जिस्ट करती हैं। यहां पर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रिडिक्शन करी थी, जबकि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर देन लाइट वेव्स। लाइट वेव के अलावा भी उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेक्शन किया था हर्ट्ज ने। ओके, और फिर उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आज आप लोग सब जानते ही हैं। स्टार्ट किया था मार्कोनी ने, और आज तो आप सब जान ही रहे हैं कि हर एक चीज उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही बेस्ड है। जो आपका इंटरनेट चल रहा है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही बेस्ड है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही बेस्ड है। जो हमारा वॉकी टॉकी वगैरह जो होती है उस पे जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। जो कम्युनिकेशन एरोप्लेन और ग्राउंड पे बैठे इंसान के बीच में हो रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही है। ठीक है, बात समझ पे आ रही है? किसी भी तरीके का जो हमारा आज इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन दिख रहा है, इतना ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, वो सब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो थी ही, बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी नहीं की गई होती, ये नहीं पता चलता कि वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, अगर ये नहीं पता चलता कि वो एग्जिस्ट करती भी हैं, तो हम उनका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ढूंढ ही नहीं पाते। तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बहुत बड़ा है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और कम्युनिकेशंस में तो आज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही यूज होती हैं हर तरीके से। ठीक है, फिर ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक, ये सब अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे गामा रे, फिर एक्सरे, ठीक है, यूवी, विजिबल में विबग्योर आ जाता है, VOGYOR। ठीक है, ये विबग्योर, ये हो गया यहाँ तक विजिबल लाइट का। उसके बाद फिर इंफ्रारेड, फिर यहाँ पर आ जाता है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव, और इस तरीके से फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। इस तरीके से पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा बनता है। और यहाँ पर ये क्या है कि अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम लोग ने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। डिक्रीजिंग यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी है, और इसी डायरेक्शन पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां से निकलकर आ गई। तो अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट में। तो ये था कि वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि देखो, मैक्सवेल शोड दैट फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए, तभी कुछ चीजें हैं जो कंसिस्टेंसी उनकी बनी रहेगी। जैसे कि इस केस पे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर में टाइम वेरिंग करंट को अप्लाई किया जा रहा है। टाइम वेरिंग करंट यानी कि समय के साथ चेंज होने वाले करंट को। तो टाइम वेरिंग करंट जब यहाँ पर अप्लाई किया गया है, तो देखिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर है ऐसे, और ये जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट है। ये कैपेसिटर की क्या है, प्लेट्स है। ओके, तो इन कैपेसिटर की प्लेट्स में, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो चेंजिंग टाइम वेरिंग करंट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है चार्जेस की वो भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें चेंज हो रही होंगी।
अब उसके बाद यहां पर देखिए, अ, इस तरीके के ये जो कैपेसिटर था जिसमें ये एक टाइम वेरिंग करंट लगा था, मैक्सवेल ने क्या किया, यहां पर इस पे इसके बाहर जो ये वायर है, वायर को स्ट्रेट वायर ऐसे कंसीडर किया और एक पी पॉइंट इधर माना। ठीक है, इस पी पॉइंट पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से इन्होंने यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी इस पी पॉइंट पर, उसको फाइंड करने की कोशिश करी। उसको फाइंड करने की जब यहां पर कोशिश करी तो क्या निकल कर आया, क्या बात निकल कर आई, देखिए यहां पर सबसे पहले उन्होंने कंसीडर किया एक ओपन सरफेस। किसको कंसीडर किया, ओपन सरफेस। याद करिए, जब मैं पढ़ा रहा था एम्पियर सर्कुटल लॉ, तब मैंने ओपन जो जो हमारी ओपन सरफेस होती है उसकी बात करी थी। ओपन सरफेस एक बॉल की तरह नहीं होती। ओपन सरफेस हमारी जैसे एक बाउल है, ये एक ओपन सरफेस हो सकती है क्योंकि यहां से ओपन है ये, ठीक है, इस जगह पर ऊपर ओपन है। या फिर कुछ भी बना हो, कुछ भी बना हो बट थोड़ा सा भी उस पे स्पेस बना हो, क्लोज्ड हो सब कुछ बट थोड़ा सा भी स्पेस हो, तो वो क्या कहलाएगी, एक ओपन सरफेस कहलाएगी। तो हमें हमेशा एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते वक्त ओपन सरफेस कंसीडर करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर भी एक ओपन सरफेस कंसीडर करेगी। तो एक जैसे ऐसा मान लीजिए, ऐसा सर्कुलर प्लेन बना दिया गया, क्या बना दिया गया, ऐसा सर्कुलर प्लेन बना दिया गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक ओपन सरफेस कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या की गई, एक ओपन सरफेस बनाई गई, ये बना दी गई एक ओपन सरफेस। ठीक है, ये एक बन गई है ओपन सरफेस। तो अब इस ओपन सरफेस की बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें, वो पी पॉइंट से पास हो रही है, ये हमने बाउंड्री कंसीडर करी। ठीक है, तो देखो ये क्योंकि हमने आर रेडियस का ऐसा सर्कुलर ओपन सरफेस माना है, और इसकी जो बाउंड्री है उसका सरकमफ्रेंस जो होगा, मतलब या पेरीमीटर कह लीजिए, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। टोटल जो है वो हो गया 2 पाई आर। और इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बी माने, तो ड्यू टू सिमेट्री हर एक पॉइंट पर इस लूप के क्या मान सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बी मान सकते हैं। तो अगर हम लोग एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाने की कोशिश करें, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, तो ध्यान दीजिए आई टी या करंट जो होता है, हम उस करंट को लेते हैं जो करंट इस ओपन सरफेस को चीरते हुए जाता है, जो यहां पर करंट इस ओपन सरफेस को चीरते हुए जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ जब मैं बता रहा था तो इस चीज को मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि ओपन सरफेस का मीनिंग क्या है और कैसे हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करते हैं, और उसका सिंपलर वर्जन भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा उसका जो डिफिकल्ट वाला वर्जन है उसको लेना है। देखने में डिफिकल्ट है बट आपको समझ पे आ जाएगा, बट चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए। तो यहां पर क्या है कि ये एक ओपन सरफेस है, और इस ओपन सरफेस को चीरते हुए जो करंट जाता है उस करंट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। यानी कि देखो, इस ओपन सरफेस के अराउंड एक लूप हमने माना, हम कहीं और लूप कंसीडर नहीं कर सकते, इस ओपन सरफेस के बाउंड्री पर ही एक लूप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसे एक लूप कंसीडर किया। तो होगा क्या, जब यहाँ पर अब हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ लगेगा, तो इस सरफेस को, इस ओपन सरफेस को जो करंट ऐसे चीरते हुए जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये हमारा करंट बन गया। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर करंट की वैल्यू आई टी रख दी। ओके, इससे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बी बी डॉट, और यहाँ पर ये जो डीएल है, डीएल क्या है, हमारा छोटा छोटा एलिमेंट है इस बाउंड्री पर, और ये जो बाउंड्री है हमारी उसका टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो हम लोग देखो इंटीग्रेशन में ये बी जो है हमारी वो कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पर बी जो है वो सिमेट्री की वजह से कांस्टेंट मान रहे हैं हर एक पॉइंट पर इस लूप में। तो ये हो गया बी, बाहर आ गया कांस्टेंट, और अंदर बचता है डीएल। तो डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो निकल कर आ जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि यही तो इंटीग्रेट होकर बनेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इंटीग्रेट जब होगा, ये जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगी। क्लियर, समझ पे आए? तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई है जब हमने एक ओपन सरफेस इस तरीके की कंसीडर करी थी। इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर सर्कुलर लॉ एप्लीकेबल है। बट इसी में अगर क्या करें कि ये जो ओपन सरफेस है इसका थोड़ा सा शेप चेंज कर दें, तो ओपन सरफेस का शेप हमने चेंज किया और बना दिया ऐसा। तो अब देखो यहां पर ये क्या है, जैसे इंक पॉट होता है ना, इंक पॉट। ठीक है,
या फिर घड़ा, ये कुछ इस तरीके का है। तो अब यहां पर जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, यहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है। देखो गौर से इसको देखो, ये कैसा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे बबल बनाते हैं ना, जब आप बबल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने हाथों में सोप लगाया, सोप लगाने के बाद फिर आपने ऐसे किया, तो ये जो सरफेस थी सर्कुलर सरफेस थी। क्या थी? एक सर्कुलर सरफेस थी। जो हम लोग अभी पहले कंसिडर कराए थे वो एक सर्कुलर ऐसा ओपन सरफेस थी, सर्कुलर प्लेन था ऐसा ओपन। फिर आपने क्या किया, इस पे फूंक मारी। तो जब आप इस पे फूंक मारेंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे ना होकर क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यहां पर ऐसे सरफेस बन जाएगी। जब ऐसे करते हैं तो ऐसे फैलता है ना, गुब्बारे जैसा यहां पर फैलता है, तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर ये फैल जाएगा ये चीज। तो अगर कुछ इस शेप में ये चीज फैली तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये यहां पर खाली हो जाएगा, यहां पर कोई सरफेस मौजूद नहीं होगी, इस जगह पर कोई सरफेस मौजूद नहीं होगी, इस जगह पर कोई सरफेस मौजूद नहीं होगी। ठीक है, होगा क्या, सिर्फ ये यहां पर ओपन है और इस जगह पर सरफेस जाकर इधर से क्लोज हो रही है, इधर पीछे तरफ। समझे ना, जब ऐसे था ये सर्कुलर थी, फूंक मारी तो ऐसा फूल गया, तो इस जगह पर अब कुछ नहीं बचा, वो जो सरफेस थी पूरी वो ऐसे बाहर तरफ आ गई है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है कुछ इस तरीके का शेप है यहाँ पर। तो अब देखिए, अब ये भी एक ओपन सरफेस ही है, तो एम्पियर्स और रूटल लॉ को लगाते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए ओपन सरफेस हमने ऐसी कंसीडर करी, और एम्पियर्स और रूटल लॉ को जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि हम ओपन सरफेस किसी भी तरीके की कंसीडर कर सकते हैं, और जिस भी जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां उससे पास होता हुआ हम एक लूप कंसीडर करते हैं उस ओपन सरफेस में। तो सेम चीज अब यहां पर करी गई कि ये वाला जो हिस्सा है ये है इस बॉटल का रिम वाला हिस्सा। ठीक है, और इधर ये ओपन है पूरा, ये इस जगह पर ओपन है। इधर जो है ये इस इंक पॉट का मान सकते हैं आप क्लोज्ड वाला हिस्सा है। तो अब देखिए, अगर यहां पर मैं एम्पियर से रूट लॉ लगाने की कोशिश करूं, तो एम्पियर से रूट लॉ लगाने के लिए क्या हो जाएगा, फाई बी डॉट डीएल इस तरीके से इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मैं आई यहां पर पुट नहीं कर पाऊंगा, ये जो आई टी है मैं उसको पुट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर तो यहां पर करंट मौजूद है ही नहीं, कैपेसिटर के अंदर करंट मौजूद नहीं, करंट तो आईटी इधर यहां पर जा रहा है। ठीक है, आईटी जो करंट है वो तो इधर फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम यहां पर पुट ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहां पर इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि इसी पी पॉइंट पर जब हम लोग सरफेस इधर कंसीडर कर रहे थे, जब इस जगह पर एक ओपन सरफेस कंसीडर कर रहे थे, और उस ओपन सरफेस को देखो करंट चीर रहा था, और मतलब ऐसे पिंच कर रहा था। मैं ऐसा शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि आपके समझ पे आए, आपके दिमाग खुले। ठीक है, तो जब ये करंट इसको ऐसा पंक्चर कर रहा था तो हम उसी करंट को यहां पर पुट करते हैं। बट अब क्योंकि जो सरफेस है हमारी इस जगह पर एकदम खुली हुई है और इस तरफ से क्लोज्ड है, यानी कि ये पूरी एक ओपन सरफेस ही है, बट इस तरफ भी यहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, यानी कि जो करंट है वो किसी सरफेस को पंक्चर नहीं कर रहा है। तो जब कोई करंट इस सरफेस को कहीं किसी भी जगह पर पंक्चर नहीं कर रहा है तो हम उस करंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब उस करंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं तो होता क्या है कि इस जगह पर हम किसी भी करंट की वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, करंट की वैल्यू को पुट नहीं किया जा सकता। तो जब यहां पर करंट की वैल्यू को पुट नहीं किया जा सकता तो होगा क्या कि ये हो गया जीरो। जबकि इसी पी पॉइंट पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे पिछले केस में, तो वो निकल कर आ रही थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यानी कि यहां पर जो है इधर वाला टर्म तो सेम है, बट इधर वाले टर्म में चेंजेस है, यानी कि यहां पर कुछ तो ऐसा मौजूद होगा जो कि क्या करे, इस सरफेस को पंक्चर करते हुए जाए। तो यहां पर जो ये सरफेस है वो इस जगह पर, यानी कि देखो यहां पर करंट तो जाता ही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो होती है, यानी कि सारी चीजें कैसी हैं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो यहाँ पर थ्योरेटिकल यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूले वगैरह है इनमें भी चीजें सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने ये कहा कि देखो जो नेचर में यहाँ पर चीजें मौजूद हुई है, यहाँ पर तो चीज हो ही रही है, यहाँ पर तो चीज हो ही रही है, यानी कि गड़बड़ी किस पे है,
गड़बड़ी है एम्पियर सर्कुटल लॉ पे। गड़बड़ी किस पे है? एम्पियर सर्कुटल लॉ पर। तो उन्होंने एम्पियर सर्कुटल लॉ को मॉडिफाई करने को समझा कि अगर मैं किसी तरीके से ये जो करंट होता है, इस करंट को यहां पर चेंज कर दूं थोड़ा सा इसको, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसी चीज को यहां पर इन्होंने ऐसे सॉल्व किया कि देखो, जो इस सरफेस को हमें तो वो ढूंढना है ना जो इस सरफेस को पंक्चर कर रहा हो, तो इस सरफेस को जो पंक्चर कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन पंक्चर कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बस इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई किया कि जैसे यहाँ पर करंट था वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था, यहां पर जो होगा वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, समझ पे आई बात? तो इसी चीज को उन्होंने यूज करते हुए ये निकाला कि जो देखो यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है हमारी? वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पर जो सिग्मा है वो कितना है? क्यू टी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर इस जगह पर जो एरिया है हमारा, इस प्लेट का एरिया है, उसको हम लोग देखें अगर ए है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि अब क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वो कैसा है? टाइम वेरिंग है, तो यहाँ पर जो चार्जेस आ रहे होंगे वो भी समय के साथ चेंज हो रहे होंगे। इसी चीज को मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है अगर वो टाइम वेरिंग है, तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो भी टाइम वेरिंग होंगे। यानी कि अब अगर इस इक्वेशन में हमने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टाइम वेरिंग होगी। वो भी क्या होगी? टाइम वेरिंग होगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम इससे फ्लक्स निकालने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, तो हम निकाल सकते हैं कि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एरिया ए से पास हो रहा है। ये किसी एरिया ए से पास हो रहा है। ठीक है, तो किसी एरिया ए से पास अगर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई टी ए, यानी कि क्यू टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा? क्यू टी बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू टी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि देखो यहाँ पर हमें करंट चाहिए, यहाँ पर हमें करंट चाहिए इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जीरो पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसकी जगह पर इस इक्वेशन से करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान दें तो करंट निकाला जा सकता है, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्यू टी बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्ज है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, और ये जो फाई है ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है ये। ठीक है, फाई भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई ई टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू टी बाई डी टी, और यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज बन गई। यानी कि ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से अब इसको अगर रीअरेंज कर दें हम लोग तो ये बन जाएगा क्या कि एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और ये जो है वो हो जाएगा हमारा करंट। ठीक है, और इस करंट को ही इन्होंने नया नाम दिया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि क्या है? आईडी। यानी कि इस जगह पर हम लोग आईडी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आईडी करंट पुट कर सकते हैं कि आईडी यहाँ पर करंट मौजूद है, जिससे कि ये जो पूरी इक्वेशन थी वो हमारी क्या हो गई? फिर से उसी फॉर्म पर आ गई जो जैसे पहले थी। ठीक है, तो हमारे पास अब दो तरीके की इक्वेशन आ गई। एक तो जब हम ओपन सरफेस बाहर कंसीडर करते हैं, और दूसरी जब ओपन सरफेस कुछ इस तरीके से कंसीडर करते हैं और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम जगह के लिए है। तो यहां से हमारा मैग्नेटिक जो ये एम्पियर सर्कुटल लॉ है इसको मॉडिफाई करने की जरूरत हमें समझ पे आई। तो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग यहां तक आने के बाद जो हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ है उसको मॉडिफाई करेंगे, और वो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ बनेगा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था, जो आज मैंने चीजें समझाई कि यहाँ पर जो सोर्स है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे होता है, क्या रीजनिंग है उसके पीछे। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।